सभी को नमस्कार। आज हम बहुत ही संवेदनशील और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे और वो विषय है वर्ण व्यवस्था, मतलब देश में जातियों का निर्धारण कैसे हुआ। वर्ण व्यवस्था का पहली बार जिक्र आज से करीब 3-3.5 हजार साल पहले ऋग्वेद में 10वें मंडल के पुरुष सूक्त के अंतर्गत 11वें श्लोक में हुआ है। फिर मनुस्मृति में भगवान ब्रह्मा के विभिन्न अंगों से समाज के चारों वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख है। कालांतर में वैदिक कालीन और मनुस्मृति में वर्णित यही वर्ण व्यवस्था भारत में जाति प्रथा का मूल आधार बनी। शुरू में वर्ण व्यवस्था का आधार व्यक्ति का कर्म था, जिसे एक तर्कसंगत और वैज्ञानिक विभाजन माना जा सकता है, किंतु कालांतर में कर्म का स्थान जन्म ने ले लिया और उसमें रूढ़िवादिता आती गई, जो आगे चलकर असमानता और कटु आलोचना का कारण बनी। आज हम वर्ण व्यवस्था के बाद अस्तित्व में आई जाति व्यवस्था की वैज्ञानिकता और आलोचना पर चर्चा करेंगे। इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं भागीरथ दयाल जी। भागीरथ दयाल जी पिछले 10 सालों से स्कूल शिक्षा में प्रिंसिपल हैं और उनका करीब 20-22 साल का एक व्याख्याता के तौर पर शिक्षण कार्य करवाने का अनुभव है। भागीरथ दयाल जी मूल रूप से खैरतल अलवर के रहने वाले हैं और वर्तमान में खैरतल में ही प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत हैं। सबसे पहले तो मैं आपके इस प्रयास की बेहद सराहना करता हूं जी, जो आपने मंच गठित किया है और इस मंच पर जिस तरह की समझदारी भरी और जिस तरह के गंभीर और समाज में प्रचलित मुद्दों को आप उठाते हैं, ये मंच जो है वो इस तरह का मंच रहेगा जिसमें बौद्धिक चर्चाएं हो करके और आने वाली पीढ़ी के लिए या समकालीन जो युवा पीढ़ी है या जो भी बौद्धिक व्यक्ति हैं वो इसका लाभ ले पाएंगे। इसके लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। सर थैंक यू। मैं मार्गदर्शन आगे चाहूँगा, आप बड़े भाई के तौर पर मुझे मार्गदर्शित करते रहेंगे तो मैं इस चीज़ को आगे जारी रखूँगा। मेरा जो पहला प्रश्न है जी, वो ये है कि वर्ण व्यवस्था समाज जनित है या प्रकृति प्रदत्त? जी, तात्पर्य ये है कि यदि यह प्रकृति प्रदत्त है तो उसमें तो कोई प्रश्न उठाया ही नहीं जा सकता। उसको हम प्रकृति की देन मान करके चलेंगे। जैसे अन्य प्राकृतिक तत्व हैं या अन्य प्राकृतिक जो विचार हैं उनको तो हम प्रकृति की देन मान करके उसमें कोई सवाल पैदा ही नहीं कर सकते। और दूसरा ये है कि यदि यह समाज जनित है तो पहला तो यही बात है कि प्रकृति प्रदत्त है या समाज जनित है। अगर समाज जनित है तो यह कोई आवश्यक नहीं है कि यह प्रथा अपने आप में पूर्णतः सही हो। जैसे आप जानते हैं कि इसी समाज के अंदर कभी सती प्रथा को बड़ा पवित्र माना जाता था, लेकिन कालांतर में उसको मानवता के लिए एक बुरी प्रथा के रूप में दोषारोपित किया गया और उसको हटाया गया उसको। और आज देखने को नहीं मिलती है। हाँ, आज देखने को नहीं मिलती है। जैसे दहेज प्रथा आज भी चलन में है और न केवल विद्यालयों में, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में हर बौद्धिक मंच पर इस प्रथा की आलोचना की जाती है, लेकिन फिर चलन में है, लेकिन आलोचना भी की जाती है। ठीक है। जैसे मृत्यु भोज प्रथा, इसको बहुत बड़ा वर्ग गलत मानता है, लेकिन बहुत बड़ा वर्ग इसको आज भी चलन में चलाए हुए हैं। हाँ जी। सर आपका पहला प्रश्न ये है कि ये वर्ण व्यवस्था समाज जनित है या प्रकृति जनित। तो मैं ये निश्चित तौर पर मानता हूँ कि वर्ण व्यवस्था प्रकृति जनित नहीं है, समाज जनित है। अगर ये प्रकृति जनित होती तो इस पर कोई प्रश्न उठाना ही संभव नहीं होता। आपने कहा ये बात ठीक है, ये बात तो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें इतना कहा जा सकता है कि कुछ प्राकृतिक परिस्थितियाँ इस बात के लिए जिम्मेदार रही कि वर्ण व्यवस्था अस्तित्व में आई। जैसे सभी लोग पढ़ें और ब्राह्मण बने और सभी लोग लड़ें और क्षत्रिय बने, तो ये सोचा गया कि क्यों ना इन कामों के लिए एक वर्ण बना दिया जाए जो समाज में पढ़ने वाले ज्ञान का प्रसार करें और लड़ने वाले समाज में सुरक्षा करें। इसी प्रकार से जो लड़ने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, उनकी उदर पूर्ति के लिए, उनकी जरूरी सुविधाओं के लिए एक वर्ग
बने जो ये व्यवस्था करे वैश्य बन के, और एक चौथा वर्ण बने जो इन तीनों वर्णों के कर्तव्य पालन में और इनके जीवन को सहूलियतपूर्ण बनाने में अपना योगदान दे। तो इस प्रकार से ये वर्ण व्यवस्था अस्तित्व में आई प्राकृतिक परिस्थितियों के कारण। अब इस विभाजन को निरपेक्ष भाव से देखा जाए तो इसमें ऊंच नीच असमानता की कोई बात नहीं है। इस बात को इस उदाहरण से समझा जा सकता है। जैसे एक कार है, उसमें 4 टायर होते हैं, अब उसमें से कोई भी एक टायर गायब हो जाएगा तो कार नहीं चल पाएगी। तो समाज में चारों वर्ण उसी प्रकार से है जैसे किसी कार में टायर हैं। तो अब कोई टायर ऊंचा है, कोई टायर नीचा है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। दूसरा, समाज में एक पदक्रम होता है। एक पद पे होते हैं दादा दादी, एक पद पे होते हैं माता पिता, एक पद पे होते हैं बड़े भाई बहन, और एक पद पर होते हैं छोटे बच्चे। तो ये परिवार में 4 विभाजन हो गया। तो अब ऊंचे पद पर ये पहले पे देखा जाए तो दादा दादी पहले आएंगे, और लास्ट में देखा जाए तो पोते पोती पीछे आएंगे। तो क्या दादा दादी ऊंचे हैं और पोता पोती खराब हैं? क्या दादा दादी उनसे ऊंच नीच जैसा व्यवहार करते हैं? क्या वो उनको नीचा मानते हैं? जबकि देखने में तो यह है कि दादा दादी का ज़्यादा प्रेम पोता पोतियों से होता है। जैसे परिवार का पदक्रम होता है और उसमें सभी लोग महत्वपूर्ण हैं, सम्मानजनक हैं। गाड़ी में टायर हैं, चारों अनिवार्य हैं, महत्वपूर्ण हैं। उसी प्रकार से जो वर्ण व्यवस्था थी सनातन धर्म की, हिंदू धर्म की, वो वैज्ञानिक इस कारण से थी कि उसमें जीवन के सभी क्षेत्रों के व्यवस्थाएं ये वर्ण करते थे और वो अनिवार्य थे, सम्मानजनक थे। लेकिन ज्यों-ज्यों कर्म के आधार पर था तो वो समाज की आवश्यकता थी और उसकी पूर्ति होती थी, तो वो सम्मान भी था और सब कुछ अच्छा था। लेकिन जैसे ही इसका आधार कर्म नहीं रहकर जन्म हो गया तो फिर उसमें बिगाड़ आना शुरू हो गया और ऊंच नीच की भावना आ गई, और इस तरह से ये बिगाड़ की ओर जाती गई। आपने जब प्रश्न पूछते वक्त 3 उदाहरण दिए। आपने कहा कि सती प्रथा समाज जनित है, पहले वो सम्मानजनक थी, आज नहीं थी। आपने मृत्यु भोज का जिक्र किया, आपने दहेज प्रथा का जिक्र किया। मैं इन तीनों प्रथाओं के समर्थन में नहीं हूँ, लेकिन मैं सर आपको कहना चाहता हूँ कि सनातन में कोई भी परंपरा या प्रथा रही है तो वो मूर्खतापूर्ण नहीं रही है। उसकी शुरुआत निश्चित तौर पर किसी वैज्ञानिक आधार से रही है। जैसे सती प्रथा खराब तब हुई जब प्रत्येक महिला को जलाया जाने लगा, जबकि सती प्रथा का जो मूल सेंस ये था कि किसी पत्नी को इतना प्रेम है कि वो अपने पति के बिना जी नहीं सकती और वो पूरे जिंदगी दुख पाए, उसके बजाय वो चाहे कि मैं तो मरना ही चाहती हूँ, तो वो उसके पूरे तरह से उसकी चॉइस के ऊपर थी। तब तक वो ठीक थी, लेकिन जब उसको अनिवार्य करके धक्का देके महिलाओं को जलाया जाने लगा तो वो उसका विरोध हुआ। फिर भी मैं सती प्रथा के पक्ष में नहीं खड़ा हूँगा। और दूसरा, आपने दहेज प्रथा का कहा। हम बच्चे के लिए जमीन खरीदते हैं, दुकान की व्यवस्था करते हैं, नौकरी लगवाते हैं, पढ़ाते हैं, तो क्या बेटी का माता पिता के प्रति कोई दायित्व, माता पिता का दायित्व नहीं है क्या बेटी के प्रति? अगर वो दहेज देते हैं, बेटी को कार देते हैं, तो क्या बेटी उसमें चलती नहीं है क्या? बेटी को फ्रिज देते हैं तो क्या बेटी उसमें ठंडा पानी नहीं पीती है क्या? तो बेटी के परिवार को सक्षम बनाना भी अगर उस भाव से दहेज दिया जाता है तो गलत नहीं है। फिर भी मैं दहेज के पक्ष में नहीं हूँ। जब दहेज बेटी के लाइफ को अच्छा करने के लिए, उसके परिवार को सक्षम करने के लिए दिया जाता है तो मुझे नहीं लगता कि वो खराब है। लेकिन अब दहेज के नाम पर हम सामने बेटी वाले को बाध्य करें, मांग के लें, तो फिर ये दहेज प्रथा खराब हो गई। बाकी मूल रूप से अगर बेटी को सक्षम बनाना, उसकी ज़िंदगी को सहूलियतपूर्ण बनाना मेरे हिसाब से कोई गलत नहीं है, लेकिन मांग के बाध्य करके लेना निश्चित तौर पर गलत है। और तीसरा, आपने मृत्यु भोज की लिखा। इसमें मेरे को ज़्यादा अंदाजा नहीं कि क्यों वो सारे काम करे जाते हैं, लेकिन फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि सनातन में ये परंपरा रही थी तो निश्चित तौर पर इसके पीछे कोई वैज्ञानिक आधार होगा। लेकिन अब हम किसी के मरने पर हजारों लोगों का खाना करें और अपनी शक्ति का भौंडा प्रदर्शन करें तो ये जरूर खराब है। बाकी इनके मूल में अगर हम जाएं और अध्ययन करें तो निश्चित तौर पर वैज्ञानिकता पाई जाएगी। जैसे वर्ण व्यवस्था में मैं वैज्ञानिकता देखता हूँ, उसका कारण देखता हूँ समाज की आवश्यकता, उसी प्रकार से मैं हर व्यवस्था में एक वैज्ञानिकता देखता हूँ। ये सनातन की खूबसूरती है। एक अन्य प्रश्न यह है कि वर्ण व्यवस्था का प्रारंभिक आधार कर्म को माना गया था। कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था का निर्माण किया गया था। इसके आधार पर इसकी उपादेयता को सार्थक बताया जाता है और कालांतर में ये कर्म आधारित ना होकर के जन्म आधारित हो गई, जिसको एक चूक माना जाता है। लेकिन मेरा प्रश्न यह है कि प्रारंभिक जो आधार था इसका कर्म आधारित होना, तो यहाँ कर्म से तात्पर्य क्या है? कर्म को व्यक्ति के गुण और दोषों से माना गया है। जैसे कबीरदास जी जीविकोपार्जन के लिए जुलाहे का कार्य करते थे। जुलाहे थे,
लेकिन क्या कबीरदास जी का कर्म कर्म को जो हम देखें तो क्या उनकी पहचान जुलाहे के रूप में थी? नहीं। नहीं जी। कबीरदास हम आध्यात्मिक संत, परमहंस के रूप में, आध्यात्मिक कवि और महान भक्त के रूप में और महान समाज सुधारक के रूप में देखते हैं। बिल्कुल। वहां कैसे कर्म का निर्धारण होगा? साथ ही साथ एक और उदाहरण दूंगा रैदास जी का। गुरु रविदास जी मोची का कार्य करते थे, लेकिन हम सभी जानते हैं कि वो भी बहुत बड़े आध्यात्मिक कवि, संत और समाज सुधारक। तो यहाँ कर्म का कैसे निर्धारण होगा? कर्म का कैसे निर्धारण हो जिससे कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था को माना जाए? सर, आपका प्रश्न है कि कर्म किसे माने, व्यक्ति जो उदर पूर्ति के लिए करता है वो, या उसकी कोई पहचान बन जाती है उसको माने? तो इसमें मेरा ये कहना है कि कर्म से तात्पर्य व्यक्ति का स्वभावगत रुझान है। उदर पूर्ति के लिए किया जाने वाला कर्म तो आदमी की मजबूरी होती है, उसे करना ही पड़ता है। जैसे कि आपने रैदास जी के बारे में बताया कि वो काम तो मोची का करते थे, लेकिन स्वभावगत रुझान उनका न केवल ब्राह्मण का था बल्कि वो परमहंस संत के जैसे थे। ठीक उसी प्रकार कबीरदास जी भी काम तो जुलाहे का करते थे, लेकिन स्वभावगत रुझान से वो ब्राह्मण थे। न केवल ब्राह्मण थे बल्कि वो भी एक परमहंस श्रेणी के संत थे। मध्यकालीन समय में जब ये दोनों संत पैदा हुए, तब तक अब वर्ण व्यवस्था का जो आधार था वो व्यक्ति का स्वभावगत रुझान न होकर जन्म हो गया था। इस कारण से इनको जो पहचान मिली मध्यकाल में, वो इनके जाति के आधार पर मिली। अगर इनके स्वभावगत रुझान के हिसाब से देखा जाए तो ये निश्चित तौर पर ब्राह्मण वर्ग में आने चाहिए। और वर्ण व्यवस्था का आधार व्यक्ति का स्वभावगत रुझान न होकर उसका जन्म हो गया, यही इसकी आलोचना का सबसे बड़ा कारण है। जबकि असल बात यह है कि संसार का प्रत्येक व्यक्ति शूद्रवत पैदा होता है और फिर वो अपने कर्म के आधार पर, स्वभावगत रुझान के आधार पर अपनी क्लास तय करता है, अपना वर्ण तय करता है। तो वो व्यवस्था तो बची नहीं और उसका अतार्किक कारण हो गया कि जिस तरह से वो काम करता है उस तरह से उसकी जाति फिक्स हो गई और स्वभावगत रुझान को वरीयता देना बंद कर दिया। जबकि जीवन नाम है बुद्धू से बुद्ध हो जाने का। मीन्स जो पैदा हो तो वो जरूर पशु जैसा या शूद्र जैसा या जीरो से शुरुआत करता है, लेकिन वो स्वभावगत रुझान से कर्म करके वो अपनी क्लास तय करता है, पूरी तरह से चॉइस के ऊपर होता है। तो वो व्यवस्था नहीं रही। अगर ऐसी व्यवस्था होती कि उसकी चॉइस होती और उसके रुझान को ध्यान में दिया जाता तो ये तार्किक भी होता और वैज्ञानिक भी होता। लेकिन ये आधार हट गया और केवल जन्म के आधार पर ही वर्ण और जातियां तय होने लगी, तो फिर उसकी आलोचना लाजिमी था और वो हुई भी। कि हमको ये ऊंच नीच और ये अन्याय शोषण कौन सिखा गया, इस मामले में हमारा गुरु कौन है? अवतार तो नहीं है, देवता तो नहीं है, महापुरुष तो नहीं है। कि हमारी इतिहास परंपरा इस तरह की नहीं रही कि हम किसी को बहुत ज़्यादा शोषण में रखें और किसी को बहुत ऊंचा माने। हमारे समाज के ताने बाने को नष्ट किया और हमारे समाज की एकता को तोड़ा, जिससे कि वो राज कर सकते हैं। इस जाति प्रथा और वर्ण व्यवस्था ने भारत देश और भारत के धर्म को गहरे घाव दिए हैं। ऐसे घाव दिए हैं जिससे समाज में एक विभाजन स्पष्ट रूप से नजर आता है।